हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेकंड, ठीक है, जो हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स। तो इस यूनिट को भी हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, ये पढ़ना है हमें, कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो पहले हम समझेंगे एनर्जी क्या होता है, ठीक है। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक क्या है? एनर्जी एक वो कैपेसिटी है जिससे हम वर्क कर सके, ठीक है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। वो एक कैपेसिटी है जिससे हम वर्क कर सकते हैं। इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिससे हम काम कर सकते हैं, है ना। एनर्जी, जैसे हम कहते हैं हमें इस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए तो हम ये कर सकते हैं, है ना। और जैसे पढ़ाई के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इस लेक्चर को देखने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो ये एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे हम काम कर पाते हैं, जिससे हम काम कर पाते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एनर्जी जो एग्जिस्ट करती है, ये वेरियस फॉर्म्स में करती है, ठीक है। इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स एनर्जी एग्जिस्ट्स इन वेरियस फॉर्म्स। हम क्या लिखेंगे? इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो एनर्जी होती है एग्जिस्ट करती है बहुत सारी फॉर्म्स में। जैसे हमारे पास केमिकल एनर्जी है। क्या है? केमिकल एनर्जी है। जैसे हमारे पास एटीपी है, ठीक है, ग्लूकोज है। ऐसे ही हमारे पास हीट एनर्जी है। ऐसे ही हमारे पास क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी जो मसल कंट्रैक्शन में काम आती है, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन में काम आती है। ऐसी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी नैरो इम्पल्सेस। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी वो कैपेसिटी है जिससे हम काम कर सकें, टू डू वर्क। इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। फिर मैंने आपको बताया जो एनर्जी है हमारे पास कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एनर्जी एग्जिस्ट करती है वेरियस फॉर्म्स में। जैसे पहले बताया आपने, मैंने केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब जो ये काम है यानी वर्क, ये क्या है, ठीक है। वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। वर्क क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग इन मूवमेंट या चेंज। हम क्या लिखेंगे? वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग इन मूवमेंट और चेंज। रिजल्टिंग इन मूवमेंट और चेंज। अब हमें पता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू, वर्क क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग इन द मूवमेंट और चेंज। बायोलॉजी में, इन बायोलॉजी वर्क इंक्लूड्स, जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन, है ना। मसल कंट्रैक्शन किस एनर्जी से होता है? मैकेनिकल एनर्जी से। ऐसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये काम है, ठीक है। ऐसी सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसी हमारे पास एक और है न्यूरो ट्रांसमिशन, ठीक है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या है? यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जूल। ये क्या है? एसआई यूनिट। और एक और है कैलोरी, जो हम कॉमनली यूज करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.184 जूल, ठीक है, इसे याद रखें आप, कैलकुलेशन में काम आता है। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.184 जूल। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास? बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स क्या है? इज द स्टडी ऑफ एनर्जी, ठीक है।
इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? बायो एनर्जेटिक्स क्या है? बायो एनर्जेटिक्स बायो एनर्जेटिक्स क्या है हमारे पास? बायो एनर्जेटिक्स क्या है हमारे पास? इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो हम क्या लिखेंगे? एक सेकेंड। बायो एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स is the study of energy transformation, is the study of energy transformation in living organisms, in living organisms during metabolic process, during metabolic process। ठीक है, ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है? जो सेल्स है ये कैसे एक्योर करती है एनर्जी को। ठीक है, सेल्स एक्योर, ट्रांसफॉर्म एंड यूज एनर्जी। ये हमें बताता है सेल्स कैसे एनर्जी को लाते हैं। ठीक है, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यही मैंने लिखा, इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, LOT लिखा मैंने, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमें किस में मदद करता है? प्रेडिक्ट किस में करने में? डायरेक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की डायरेक्शन, हेल्प्स प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, हेल्प्स प्रेडिक्ट हेल्प्स प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। क्या लिखेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और इसके साथ साथ हम करते हैं मेजर्स डेल्टा जी। ठीक है, टू डिटरमाइन रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी, टू डिटरमाइन रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स बेस्ड किस पे? फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें किस में हेल्प करता है? डायरेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम प्रेडिक्ट कर पाए, और मेजर करता है डेल्टा जी टू डिटरमाइन रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी। इसकी रेलिवेंस क्या है? ATP प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं हम एनर्जी फ्लो इन क्रेब्स साइकिल है। ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। इसके साथ साथ हमें किस में मदद करता है? ड्रग डिजाइन में। ठीक है, ड्रग डिजाइन बाय टारगेटिंग मेटाबॉलिक एनर्जी पाथवेज। तो हम क्या लिखेंगे? ATP प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ATP प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसके साथ साथ मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया आपको, यह हमें बताता है एनर्जी फ्लो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कैसे होता है। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी फ्लो इन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, OP मैंने लिखा। और किस में मदद करता है? हेल्प्स इन ड्रग डिजाइन, हेल्प्स इन ड्रग डिजाइन बाय टारगेटिंग मेटाबॉलिक एनर्जी पाथवेज, बाय टारगेटिंग मेटाबॉलिक एनर्जी पाथवेज। ठीक है, हो गए दो टॉपिक्स। तीसरा टॉपिक है हमारे पास एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी चेंज कैसे होती है बायोकेमिकल रिएक्शन में? तो हर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उसमें या तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है या तो रिलीज होता है। ठीक है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो एनर्जी रिलीज होती है, जो किससे हम मेजर करते हैं? डेल्टा जी से। तो हम क्या लिखेंगे? एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन, एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है इन्वॉल्व्स एनर्जी एब्जॉर्प्शन या रिलीज, इन्वॉल्व्स एनर्जी एब्जॉर्प्शन और रिलीज
जो किससे हम मेजर करते हैं, डेल्टा जी से, ठीक है। अब दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक्सर्गोनिक और इंडरगोनिक, ठीक है। दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक्सर्गोनिक और होता है हमारे पास इंडरगोनिक। अब एक्सर्गोनिक में डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है, ठीक है, और इंडरगोनिक में डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है। अब जो हमारे पास एक्सर्गोनिक है, इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज किसमें, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और इंडरगोनिक यानी डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन एग्जांपल्स है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। दो तरह की याद रखा, एक्सर्गोनिक में डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है और इंडरगोनिक में डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है। अब जो हमारे पास एटीपी, एटीपी क्या है, द एनर्जी करेंसी, है ना, पता है एटीपी क्या है, द एनर्जी करेंसी। जैसे एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एटीपी जो होता है, ठीक है, वो एडिनोसिन एडीपी एक फॉस्फेट, और हमें क्या मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और हमें क्या मिलता है, एक फॉस्फेट मिलता है, और उसके साथ साथ एनर्जी मिलती है। एनर्जी कितनी मिलती है हमें, 7.3, अप्रॉक्सीमेट 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और जो ये हमारे पास, ठीक है, एटीपी हाइड्रोलिसिस जो होती है, यानी जो हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होके, ठीक है, फिर एक फॉस्फेट हमें मिलता है और एनर्जी मिलती है। और ये जो एनर्जी होती है ये किन में काम आती है, ठीक है, इंडरगोनिक रिएक्शन जो होती है सेल में उनको कराती है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइवर्स इंडरगोनिक, अच्छे से लिखते हैं, ड्राइवर्स इंडरगोनिक रिएक्शंस इन द सेल, ठीक है। ये समझ आया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक सेकंड रुक जाइए, इसको अच्छे से कट करते हैं ताकि अच्छे से मैं लिख पाऊँ। इतना आपको समझ आया, ठीक है। अब अगर हम एनर्जी चेंज को समझेंगे तो इससे क्या हमें ठीक है, इससे क्या मदद मिलेगी हमें, इससे क्या हेल्प मिलेगी हमें, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी या उसको कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, हाउ मच एनर्जी इट विल रिलीज या कंज्यूम। अगर हम एनर्जी चेंज को समझेंगे तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी या हाउ मच एनर्जी इट विल रिलीज या कंज्यूम, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा है, इंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, ठीक है। अब हमारे पास इंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है, तो हम क्या देखेंगे, पहले एक्सर्गोनिक। क्या इससे अच्छा हम क्या करें, एक्सर्गोनिक पढ़ रहे हैं, हाँ, दूसरे पेज पे लिखते हैं। अभी मैंने बताया एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एक्सर्गोनिक रिएक्शन में मैंने क्या बताया, डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो, ये हमने पीछे देखा। अब हम लिखते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिलीज होती है फ्री एनर्जी, ठीक है। रिएक्शन दैट रिलीजेस फ्री एनर्जी, दैट रिलीजेस फ्री एनर्जी। फिर मैंने क्या बताया आपको, इसमें डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है, यानी नेगेटिव होता है। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव हुआ, ठीक है, यानी स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कैन ऑकर ऑन इट्स ओन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन सी हुई, जो खुद ब खुद हो जाती है, कैन ऑकर ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन। एग्जाम्पल क्या है,
एग्जाम्पल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। इतना है समझ, एक्सर्गोनिक आसान है ना। अब हमारे पास इंडरगोनिक। इंडरगोनिक का मतलब जिसमें क्या कहते हैं इसे, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, या हम कह सकते हैं वो रिएक्शन जिसमें हमें इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी चाहिए ताकि वो हो जाए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, दैट रिक्वायर्स इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी टू प्रोसीड। क्या लिखेंगे हम, दैट रिक्वायर्स इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी टू प्रोसीड, फ्री एनर्जी टू प्रोसीड। ठीक है, या हम सीधा कह सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्बिंग, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, फिर मैंने आपको अभी बताया लास्ट स्लाइड में हमने लिखा था डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है यानी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस यानी हमें एनर्जी की जरूरत है, नीड्स एनर्जी टू हैपन, नीड्स एनर्जी टू। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब आता है और एक चीज आती है हमारे पास, कपलर्ड रिएक्शंस। ठीक है, इसे भी याद रखो, इसी के साथ आता है इंडर और एक्सर्गोनिक में। ये समझ आ रहा है, ये कपलर्ड है, मैं इसे लिखता हूँ कपलर्ड रिएक्शंस। वो रिएक्शंस होती है जिनमें जो सेल्स होते हैं ये कपल करते हैं इंडरगोनिक रिएक्शंस को विद एक्सर्गोनिक वंस। ठीक है, टू मेक देम प्रोसीड, सेल्स कपल, सेल्स कपल इंडरगोनिक reactions with exergonic ones यानी एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो मेक देम प्रोसीड। अभी मैंने पीछे वाली स्लाइड में क्या लिखा था, एटीपी हाइड्रोलिसिस मैंने आपको दिखाया था, फिर मैंने उसको लिखा था ड्राइवर्स इंडरगोनिक रिएक्शंस इन द सेल। तो यही वहां पे लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, सेल्स जो होते हैं ये इंडरगोनिक रिएक्शंस को एक्सर्गोनिक रिएक्शन से कपल कराते हैं। ठीक है, यानी ये दो मिल जाते हैं ताकि जो इंडरगोनिक रिएक्शन है ये प्रोसीड हो, क्योंकि जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस होती है, खुद ब खुद हो जाती है। यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है उससे क्या होती है, इंडरगोनिक वाली रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, आया ये समझ। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब जो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी को एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंटली कैसे, हम क्या लिखेंगे, जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को एफिशिएंटली, ट्रांसफॉर्म एनर्जी एफिशिएंटली। वाई, कैसे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन, ऐसी हमारे पास मसल वर्क। अब फोटोसिंथेसिस पता है ना, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में केमिकल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और सेलुलर मसल वर्क में केमिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में केमिकल एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इतना पता है ना। तो बायोलॉजिकल सिस्टम जो होते हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी एफिशिएंटली। वाई, कैसे, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन और मसल वर्क टू कैरी आउट वाइटल प्रोसेसेस, ताकि जो हमारी बॉडी में वाइटल प्रोसेसेस है, ठीक है, वो हो जाए, जैसे ग्रोथ है, मूवमेंट है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है और रिपेयर है। ठीक है,
to carry out vital processes, to carry out vital processes like, yeah, such as, ठीक है, such as growth, movement, reproduction and repair, ठीक है। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये फॉलो क्या करती है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये हाईली रेगुलेटेड होती है, ठीक है, हाईली रेगुलेटेड बायोकेमिकल पाथवेज से होते हैं एंड ऑकर थ्रू हाईली रेगुलेटेड बायोकेमिकल पाथवेज। जो ये ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, सारा लिखते हैं, दीज ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलो laws of thermodynamics and occur through highly regulated biochemical pathways and occur through highly regulated biochemical pathways। अब स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, अब स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अब स्टेज ऑफ ट्रांसफर पहले है एनर्जी कैप्चर, ठीक है, एनर्जी को कैप्चर करना। एनर्जी को कैप्चर कैसे कर सकते हैं, सनलाइट या फूड से। पहला क्या है, एनर्जी कैप्चर, एनर्जी कैप्चर सनलाइट या फूड से। फिर कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी इसको एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, ठीक है, जैसे एटीपी हमारे पास, इन हाई मतलब कन्वर्जन, जो हमारे पास एनर्जी आई हमारे पास, इसको अब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, जैसे सनलाइट फूड, ठीक है, इसको हम अब एटीपी में कन्वर्ट करेंगे। फिर है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब इसका काम किस में कराना, मूवमेंट में या सिंथेसिस में या ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब एफिशिएंसी इसकी, जो भी एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी 100% नहीं होती है, नेवर 100%। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर नेवर 100% एफिशिएंट, क्योंकि सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, ठीक है, जिससे इंक्रीज होती है एनर्जी जो होती है, ये लॉस्ट होती है हीट की फॉर्म में, ठीक है, जिससे एंट्रोपी इंक्रीज होती है, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो भी होती है ये कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होती है, कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, कैसे, हीट के फॉर्म में, जिससे एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक और टॉपिक है हमारे पास, टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी कैसे कहते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की वो एनर्जी होती है ना, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी कंटेन्ड विद इन द सिस्टम। हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी यानी यू, ठीक है, जो भी टोटल एनर्जी होती है एक सिस्टम की, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम of all types of energy, all types of energy contained within the system, types of energy contained within the system, ठीक है। जैसे हमारे पास होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ऐसी हमारे पास है वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी, ऐसी हमारे पास है रोटेशनल एनर्जी, ऐसी हमारे पास है केमिकल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी भी है, लेकिन ये ज़्यादा हम बायोलॉजी में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है जो एक सिस्टम में होती है, ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी, केमिकल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब जो थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस एफ टू। अब डेल्टा यू तो पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है, हीट एडेड, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम।
अब आपको ये दो चीजें पता होंगी तो ये निकल सकता है। अगर ये दो चीजें मतलब तीन चीजों में जो भी दो चीजें पता होगी तो एक चीज को निकाल सकते हो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल रेलिवेंस क्या है? ठीक है, किस में इंपॉर्टेंट होता है? एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जो भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती है जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी चेंज होती है, ठीक है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कौन? इंटरनल एनर्जी। एक्सप्लेन करता है एनर्जी कंजर्व क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। हमें बताता है एनर्जी कैसे कंजर्व हो जाती है मेटाबॉलिज्म के दौरान, वही हम कह रहे हैं, एक्सप्लेन करता है एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। इसके साथ साथ हमें क्या समझाता है? एटीपी हाइड्रोलिसिस और एनर्जी बजटिंग इन सेल्स। ठीक है, यानी आप लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, आप लिखो। बायोलॉजिकल रेलेवेंस पहला पॉइंट, ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो भी होती है, ठीक है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस उनमें इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी चेंज होती रहती है। इसके साथ साथ एक्सप्लेन करता है एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एक्सप्लेन्स एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ये आप लिख सकते हो। और लिख सकते हो हेल्प्स अंडरस्टैंड एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और एनर्जी बजटिंग इन सेल्स। एटीपी हाइड्रोलिसिस और एनर्जी बजटिंग इन सेल्स भी हमें समझाता है। ठीक है, और अब हम आते हैं किस टॉपिक पे? एक और टॉपिक पे जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी यानी जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है सिस्टम में जिससे हम काम कर सके, जो अवेलेबल है टू डू वर्क। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या लिखेंगे हम? इज द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, इज द, इसको आराम से लिखते हैं, इज द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी दैट इज अवेलेबल, that is available to do work at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी वो अमाउंट है फ्री एनर्जी का, ठीक है, जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल एक सिस्टम में, जो अवेलेबल है एक सिस्टम में। गिव्स फ्री एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी। ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इन अ सिस्टम, इज द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इन अ सिस्टम, यहाँ पे लिखना। ठीक है, यहाँ पे लिखना इन अ सिस्टम, आई एस। ठीक है, हाँ, इन अ सिस्टम दैट इज अवेलेबल टू डू वर्क एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी याद रखो, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच इंथैल्पी है, चेंज इन इंथैल्पी यानी हीट कंटेंट। ठीक है, और टी तो टेम्परेचर है केल्विन में, और ये एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी। और इन दो चीज़ों को हम अभी पढ़ेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? वो अमाउंट है फ्री एनर्जी का एक सिस्टम है जो अवेलेबल है जिससे हम काम कर सके एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो, ये यहाँ पे डेल्टा जी है, ठीक है, ये इसकी मीनिंग, और इसी के साथ साथ इसका एक एग्जाम्पल। तीन ही पॉसिबल चीज़ें तो हो सकती है, क्या डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो होगा, क्या डेल्टा जी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्या डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो होगा। तीन ही चीज़ें हो सकती है ना, इसके अलावा कोई और चीज़ हो सकती है क्या? किसी को अगर लग रहा है तो बता सकता है वो। या तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा। अभी मैंने बताया डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्सर्गोनिक। ठीक है, यानी स्पॉन्टेनियस। अभी पढ़ा हमने, स्पॉन्टेनियस यानी एक्सर्गोनिक। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा यानी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस यानी हम क्या लिखेंगे? इंडरगोनिक। और डेल्टा जी जब जीरो होगा यानी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन एट
अब डेल्टा जी लेस देन जीरो यानी स्पॉन्टेनियस, उसका एग्जांपल क्या था, एटीपी हाइड्रोलिसिस, ठीक है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो यानी नॉन स्पॉन्टेनियस, एग्जांपल क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस। डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इसका एग्जांपल जो डायनेमिक बैलेंस होते हैं मेटाबॉलिक साइकिल्स में, डायनेमिक बैलेंस इन मेटाबॉलिक साइकिल्स, डायनेमिक बैलेंस इन एज इट इज, आप इसे एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है, आसान है ना। डेल्टा जी लेस देन, अब लिखने की क्या जरूरत है, टेबल बनाओ, है ना, आसान होगा। डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, और इक्वल टू जीरो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब इसकी इंपॉर्टेंस है, एक तो पहली रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनिटी ये डिटरमाइन करता है। इसके साथ साथ अलाउज एनर्जी कपलिंग, एटीपी हाइड्रोलिसिस, अभी मैंने बताया ना, एनर्जी कपलिंग यानी इंडरगोनिक को एक्सरगोनिक से हम मिलाते हैं ताकि एक्सरगोनिक खुद ब खुद हो जाती है, तो वहाँ पे एनर्जी मिलती है, उससे इंडरगोनिक वाली रिएक्शन होती है, इसी को हम एनर्जी कपलिंग कहते हैं। एटीपी हाइड्रोलिसिस जो हमारे पास है, जिसमें डेल्टा जी लेस देन जीरो है ना, वो ड्राइवर्स इंडरगोनिक रिएक्शंस, इसको हमने 2 बार पढ़ा, ड्राइवर्स इंडरगोनिक रिएक्शन। और सेंट्रल होता है, सेंट्रल टू बायो एनर्जेटिक्स, मेटाबॉलिज्म और एंजाइम काइनेटिक्स, सेंट्रल टू बायो एनर्जेटिक्स, मेटाबॉलिज्म और एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है, हुआ ये टॉपिक भी। अब हम एक और टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम क्या है, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, नजर आ रहा है। अब जो हमारे पास फ्री एनर्जी, स्पेसिफिकली गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये वो पोर्शन है सिस्टम एनर्जी का जिससे हम काम कर सकते हैं, दैट कैन बी हार्नेस्ड टू डू यूजफुल वर्क, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, फ्री एनर्जी, स्पेसिफिकली गिव्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी स्पेसिफिकली कौन सी एनर्जी हमारे पास, गिब्स फ्री एनर्जी, जी लिखता हूं मैं, ठीक है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी is the portion of a system's energy, is the portion of a system's energy that can be harnessed to do useful work, that can be harnessed to do useful work, जैसे such as active transport, ठीक है, such as AT लिखता हूँ मैं शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है, such as active transport, muscle contraction, ऐसे ही हमारे पास बायोसेंसेस, ठीक है। तो फ्री एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है हमारे पास, फ्री एनर्जी वो स्पेसिफिकली गिव्स फ्री एनर्जी इज वो पोर्शन है एक सिस्टम की एनर्जी, ठीक है, जिससे हम यूजफुल वर्क कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम यूजफुल वर्क कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मैंने बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन है और बायोसेंसेस। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस है, पहली रिएक्शन के डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है, रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में बताता है, हमें बताता है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम फूड टू एटीपी, एक्सप्लेन करता है इस चीज को, ठीक है, एक्सप्लेन करता है फूड टू एटीपी का एनर्जी ट्रांसफर, ईटी लिखता हूं मैं, ठीक है, ऐसी हमें बताता है, असिस्ट करता है ड्रग डिजाइन में और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, असिस्टर्स इन ड्रग डिजाइन, असिस्टर्स इन ड्रग डिजाइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ड्रग डिजाइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अब जो होता है एटीपी एज फ्री एनर्जी कैरियर, ठीक है, एटीपी फ्री एनर्जी कैरियर है क्या,
अब जैसे ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, ठीक है, ये रिलीज करता है फ्री एनर्जी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी रिलीजेस फ्री एनर्जी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी रिलीजेस फ्री एनर्जी। अभी मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। इसके पहले भी हमने पढ़ा। हम इस फ्री एनर्जी क्या इससे क्या कर सकते हैं, सेलुलर प्रोसेसेस को कर सकते हैं, ठीक है, जो क्या होती है, that are otherwise non-spontaneous, used to drive cellular processes that are otherwise non-spontaneous, used to drive cellular processes जो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब है हमारे पास एक और टॉपिक जिसका नाम क्या है, किधर गया, एंट्रोपी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब हम एंट्रोपी पे आते हैं। एंट्रोपी पता है ना, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है जो हमारे पास एंट्रोपी, ये मेजर ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस है, ठीक है, इन अ सिस्टम। एंट्रोपी यानी एस, ठीक है, इज अ मेजर ऑफ, is a measure of disorder or randomness, disorder or randomness in a system। अब जितना ज्यादा एंट्रोपी होगा यानी हायर एंट्रोपी, उतना ज्यादा डिसऑर्डर होगा। हायर एंट्रोपी इक्वल्स टू मोर डिसऑर्डर। क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेटर डिसऑर्डर। ग्रेटर डिसऑर्डर यानी मोर स्टेबल, ठीक है। एंट्रोपी इतना ही है। एंट्रोपी को क्या याद रखना है, एंट्रोपी को हमें याद रखना है इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम। जितना ज्यादा एंट्रोपी होगी उतना ज्यादा रैंडमनेस होगा, ठीक है, यानी डिसऑर्डर ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो एंट्रोपी है इससे क्या होता है, इससे डिफ्यूजन होता है, ठीक है, इससे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और प्रोटीन फोल्डिंग होती है। हम क्या लिख सकते हैं, एंट्रोपी ड्राइवर्स, एंट्रोपी ड्राइवर्स डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये हमें बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है, लिविंग सिस्टम्स को क्यों कंज्यूम करनी चाहिए एनर्जी, ठीक है, वाई लिविंग सिस्टम्स मस्ट कंज्यूम एनर्जी। और इन्फ्लुएंस करता है रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी को, इन्फ्लुएंसेस रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। अगर अब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ठीक है, सिस्टम बिकम्स मोर डिसऑर्डर। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो जो सिस्टम होगा उसमें ज़्यादा डिसऑर्डर होगा। जो हमारे पास सिस्टम होगा उसमें ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, मोर डिसऑर्डर, ठीक है। और हमें क्या बताता है, एंट्रोपी जो होती है वो सराउंडिंग की इंक्रीज होती है, ऑफन कॉम्पनसेट्स फॉर लोकल ऑर्डर। इसका एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ, इससे आपको ये वाला पॉइंट समझ आएगा। एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज, एंट्रोपी सराउंडिंग्स में इंक्रीज होती है, ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज इन सराउंडिंग्स often compensates for local order। compensates for local order। अब इसका एग्जांपल देख, एग्जांपल क्या है, जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है हम ऐसा समझते हैं इससे डिक्रीज होती होगी स्पॉन्टेनिटी, ना सॉरी, इससे डिक्रीज होती होगी एंट्रोपी। जो हमारे पास प्रोटीन फोल्डिंग है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है
इससे डिक्रीज क्या होती होगी, इससे डिक्रीज होती होगी एंट्रोपी, है ना। इससे डिक्रीज होती होगी एंट्रोपी, क्योंकि इससे क्या बनता है, एक स्टेबल ये बनता है, ठीक है, कंपाउंड बनता है। तो हमें क्या लगता है, डिक्रीज होती होगी एंट्रोपी, रैंडमनेस नहीं ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेकिन प्रोटीन फोल्डिंग के दौरान क्या होता है, ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है, जिससे ये प्रोसेस को क्या बनाता है, फेवरेबल बनाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। प्रोटीन फोल्डिंग हमें क्या अपीयर्स, ठीक है, हमें लगता है डिक्रीज होती है एंट्रोपी, लेकिन बट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है, जिससे ओवरऑल एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओवरऑल एस लिखता हूँ मैं, ओवरऑल एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे ये क्या, जो ये प्रोसेस है इसको फेवरेबल बनाता है, ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग के दौरान क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जिससे ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज होती है, इंक्रीज ओवरऑल एंट्रोपी। तो आप क्या लिख सकते हो, प्रोटीन फोल्डिंग अपीयर्स टू डिक्रीज एंट्रोपी बट वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड, ठीक है, ड्यूरिंग फोल्डिंग इंक्रीज एंट्रोपी ओवरऑल, मेकिंग द, जो ये प्रोसेस है इसको फेवरेबल बनाता है, मेकिंग द प्रोसेस फेवरेबल, ठीक है। तो ये भी समझ आया। अब हम पढ़ते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट है एक सिस्टम का एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, is the total heat content of a system, is the total heat content of a system at constant pressure। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, बॉन्ड एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कौन, एंथैल्पी रिफ्लेक्ट्स, बीई लिखता हूं मैं, बॉन्ड एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स। अब अगर डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा और डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा, ये हम अगले पेज पे देखते हैं। अब हमारे पास डेल्टा एच लेस देन जीरो है और डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है। डेल्टा एच लेस देन जीरो यानी एक्सो या एंडो, बताओ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज होती है, अभी पढ़ा एक्सर्गोनिक, इंडरगोनिक, है ना, इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। बायोलॉजिकल रेलिवेंस क्या है इसकी, डिटरमाइन करता है हीट चेंज, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हीट चेंज डिटरमाइन करता है, ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स और रिएक्शन एनर्जेटिक्स में काम आता है, और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा जी को, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा जी को। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक, किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी, ठीक है। इसका एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। पता है ना, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, एच चेंज इन एंथैल्पी, टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। अब देखो इसका टेबल, स्पॉन्टेनिटी रूल्स, यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा एच, यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा एस, यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा जी, यहाँ पे लिखेंगे हम स्पॉन्टेनिटी। एक खूबसूरत सा टेबल बनाने की कोशिश कर रहा मैं, ठीक है। इसे चेंज करते हैं, कौन 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 आएगा, वाइट ही लाते हैं, ठीक है। अगर डेल्टा एच माइनस होगा और डेल्टा एस प्लस होगा, ठीक है, तो डेल्टा एच, डेल्टा जी हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। और स्पॉन्टेनिटी, अब डेल्टा जी नेगेटिव है तो बताओ ना, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो यानी स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अब हमारे पास डेल्टा एच, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये क्या हुआ, ठीक है, नेगेटिव एट लो टेम्परेचर,
यानी डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट, मुझे पता है कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। इतना तो समझ आना चाहिए ना स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव यानी डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस यानी लिखेंगे हम नेवर स्पॉन्टेनियस, ये कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। हमारे पास क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, पहला है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है, और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। अब बताओ, इधर देखो डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा एस पॉजिटिव, ये वाला है ना, ये क्या है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, तो ये क्या होगा, ये भी स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है, डीएनए सिंथेसिस, पानी पी लूं मैं, रुको, आसान सा यूनिट है, ज्यादा समझने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं, आसान आसान है। अब डीएनए सिंथेसिस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और डेल्टा एस नेगेटिव होता है, तो ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, आखिरी वाला नॉन स्पॉन्टेनियस, आखिरी वाला केस जो हमने पढ़ा। ठीक है, अनलेस कपल्ड विद एटीपी हाइड्रोलिसिस, अनलेस कपल्ड विद एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये था हमारा आज का यूनिट। ठीक है, कितने मिनट्स का हुआ ये भी चेक करते हैं हम, कितने मिनट्स का हुआ, 47 मिनट्स का। तो ये था हमारा आज का यूनिट जो सारा कवर हुआ। ठीक है, अगर आपने सारा देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको इससे कुछ वॉचिंग, वॉचिंग की स्पेलिंग क्या है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ाई करते रहे, और कल या परसों, ठीक है, एक और इसका यूनिट 3 भी आएगा। ठीक है, वो भी हम एक ही लेक्चर में कन्वर्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और तब तक आप अपना ख्याल रखें और मिलते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।